अभी बतावा, सही सही मशीन पे भरोसा है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको मशीन पे भरोसा है? बताइए कौन लोकतंत्र बचा है जिसमें जनता को भरोसा ही नहीं कि उसका वोट सही जगह जा रहा है कि नहीं। आज एगो हम वीडियो देख रहे थे, आज वो वोट पड़ रहा है चौथे चरण का। एक आदमी खड़ा होकर कह रहा है हम वोट डाल रहे हैं साइकिल पर और पर्ची निकल रही है फूल की। बताइए हमको फूल कौन बना रहा है? बात समझ रहे हैं? और आज ही ऐसी खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, कन्नौज से, कि वहां जब वोट डालने लोग जा रहे हैं तो वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। आप बताओ आपकी जिम्मेदारी यह है कि नहीं कि वोट डलवाया जाए कम से कम? असली काम तो यह भी है ना। इस पूरे गांव में अगर 4 आदमी का भी वोट नहीं डलेगा तो बताइए संविधान लोकतंत्र किस बात का? आज अखिलेश यादव जी को अपने गाड़ी लेके घूमना पड़ रहा है। काहे भैया? काहे कि कन्नौज में वोटें नहीं डालने दे रहे। गांव के आप सभी सम्मानित बड़े बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सब लोग को पता होगा कि हम लोग यहाँ किस मकसद से इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं। और मकसद केवल इतना है, तो आज यहाँ पर इकट्ठा होने का मतलब तो आप समझ रहे हैं। अभी हमारे भाई ने ये परिचय देते हुए कहा, सुमित पांडे जी, हम लोग शायद मिले हुए हैं पहले। हाँ, आप हदगाम में आए थे। हाँ, सुमित जी मिले हुए थे। तो इन्होंने भी यही बात कही कि भाई हम लोग तो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हुआ करते थे। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, प्रोफेसर था 15 साल और अपना सामाजिक काम किया करते थे। लेकिन सच बोलने का एक पाठशाला सीख, गांव के खेत किसान के बच्चे, जो गलत है उसको गलत कह देना और जो सही है उसको सही कह देना, इतना ही गुनाह। और ऐसा सरकार, ऐसे लोग जो सच को सच सुन नहीं सकते, गलत को गलत सुन नहीं सकते, तो वो अलग अलग तरह से ऐसे लोगों को चुप कराना चाहते हैं जो उनके हिसाब से नहीं बोलता और सवाल पूछता है। तो हमने फिर ये तय किया कि अगर सच नहीं बोलेंगे तो होगा क्या? फिर नौकरी करके क्या फायदा? ईमानदारी से जीवन नहीं जी पाए। और अगर नौकरी चली गई तो सच बोलेंगे नहीं, और हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? इसलिए एक शेर मुझे बहुत पसंद आता है कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। ये तो सबसे बड़ा सच है। अब मान लीजिए बगल के गांव में या बाजार, जो आपकी लोकल बाजार है, मान लीजिए किशनगंज, वहां बाजार में गांव का कोई आदमी गया नहीं कभी, और 2 आदमी का रोज सुबह शाम वहां जाने का काम है। और मान लीजिए किशनगंज बाजार में कोई ऐसी बात हो रही हो जो गांव वालों को पता ही न चले, तो एक दिन आएगा जब गांव वाले उन आदमियों से पूछेंगे कि तुम लोग रोज बाजार जाते थे, तुमने काहे नहीं बताया कि वहां क्या हो रहा था? जिम्मेदारी है ना। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि जो वहां संविधान को खतरा है दिल्ली में, गांव में तो पता नहीं चलेगा ना भाई। तो वो काम करना कौन करेगा अगर हम नहीं करेंगे तो? क्योंकि हम वहां से चल के यहां आए गांव में कि हमारे गांव के लोग अगर नहीं समझेंगे तो वहां जो बैठे हैं वो गांव वालों के खिलाफ काम कर रहे हैं। गांव में इस समय अब तो गेहूं कट गया, पुराने लोग, सम्मानित बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। आज भी कभी कभी दुर्घटना से पके हुए गेहूं के फसल में आग लग जाती है ना। कभी कभी आग लग जाती है और एक तरफ से अगर लग गई और हवा अगर थोड़ी भी चल रही है तो बेतहाशा वो आग फैलने लगेगी, खेत का खेत जलाने लगेगी। जब वो आग लगती है तो क्या खेत का मेड़ पहचानती है क्या कि इस मेड़ तक जलना है, इसके बाद नहीं जलना है? वो मेड़ नहीं पहचानती। आप सब लोग किसान परिवार, हम लोग भी किसान परिवार के, वो मेड़ नहीं पहचानती आग। वो जब आग गेहूं का फसल जलाती है तो किसका खेत है उसकी जाति नहीं देखती, उसका धर्म नहीं देखती, जो उस आग की लपेट में आएगा सबको जलाती चली जाती है। तो गांव वाले लोग क्या करते हैं? गांव वाले एक तरफ से इकट्ठा होकर दौड़ते हैं और जिस जगह आग लगी है उसके आगे वाली फसल को कुछ ऐसा इंतजाम कर दें कि वो आग आगे न बढ़ जाए। कभी कभी ट्रैक्टर दौड़ा देते हैं, कभी कभी फसल को वो कर देते हैं, पेड़ का डंडल तोड़ करके आग बुझाते हैं। जिसको जो समझ में आता है वो लेकर के आग बुझाने दौड़ता है। ये इंतजार नहीं करता कोई कि अभी तो आग पूरब में लगी है और हमारा खेत पश्चिम में है। वो पश्चिम के खेत वाला भी दौड़ के जाता है ना आग बुझाने,
तो जब जब देश और समाज में आग लग जाए तो क्या इस बात का इंतजार किया जाता है क्या कि हमारा घर जले तब हम आग बुझाएंगे? हम पहले दौड़कर बुझाएंगे कि अगर पड़ोसी का घर जल रहा है और उसकी आग हम नहीं बुझाए तो हमारा घर जब जलेगा तो कोई बुझाने। तो जब खेत में फसल का दाम महंगा हो गया, खेत में सिंचाई महंगी हो गई, खेत में सिंचाई का कोई सुविधा नहीं, तो किसान नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? और वही किसान एक एक रुपया बचा करके जब अपने नौजवान बच्चे बच्ची को पढ़ाने के लिए भेजा और पता चला कि उनकी वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आ रही तो पेपर लीक हो जा रहा है। आपके भी गांव का एक आध दो बच्चा तो पढ़ने कहीं गया होगा ना, जिसके जेब में 2 रुपया बचता है वो सोचता है कि अपने बेटा बेटी को पढ़ाएं, ताकि अगर वो बेटा बेटी पढ़ लेगा तो हमारी तरह खेत में किसानी नहीं करेगा, नौकरी करेगा। कौन चाहता है किसान कि उसका बेटा बेटी नौकरी कर न करे, खेत में किसानी करे फरुआ कुदार लेकर? कोई नहीं चाहता। लेकिन जब आपको यह पता चले कि एक एक रुपया आपने बचाकर इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली अपने बेटा बेटी को पढ़ने भेजा और जिसकी पूरे साल उसने तैयारी की, और जब पेपर देने आया तो पेपर लीक हो गया। पेपर लीक समझते हैं ना, पर्चा आउट हो गया पहले ही, तो घोटाला हो गया। जब पैसा दिए रहेगा पर्चा मिल गया तो जो मेहनत किया है उसका नौकरी लगेगा। इस सरकार में पिछले कुछ सालों में 10 पेपर लीक हुए। बताइए, नौकरी की चिंता खेत किसान की चिंता है कि नहीं? और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारे आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा कि? कभी नहीं बदलेगा। और तो और जिन लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, जब उनकी सरकार बन गई तो अग्निवीर जैसी योजना ले आए। यहां जितने नौजवान खड़े होंगे उनको यह बात पता होगी। अग्निवीर का मतलब समझते हैं? सेना में पहले नौकरी पक्की लगती थी, पक्की नौकरी लगती थी। बाद में ये वाली सरकार जब आई, भाजपा की सरकार आई, मैं देश नहीं बिकने दूंगा कहा था ना मोदी जी ने, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, बोला था ना। अग्निवीर की योजना ले आए हैं। पता नहीं गांव के लोगों आप सबको पता है कि नहीं, हम वो आपको बताने आए हैं। 4 साल की नौकरी, 18 साल की उम्र में अगर आपका नौजवान बेटा नौकरी पाएगा तो 4 साल में रिटायर हो जाएगा। बताइए, 22 साल में रिटायर होकर घर आ जाएगा। आपको नहीं लगेगा कि ये कौन नौकरी है भाई? न कोई पेंशन, न कोई सुविधा, न कोई पैसा। बताइए, ऐसी नौकरी आपको चाहिए? आप लोग अपने सोच के बताइए, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, आपका दर्द पूछ रहा हूं। बताइए, ऐसी नौकरी चाहिए? चाचा बताएं, 4 साल का नौकरी चाहिए? और ऐसी सरकार जो 4 साल का नौकरी दे, उस सरकार को आप समझेंगे कि वो आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही कि नहीं बिगाड़ रही? अपने 74 साल हो गई है उम्र, क्या बोले थे कि 60 साल उनको दिया, 60 महीने हमको प्रधानमंत्री बना दो, हम देश की गरीबी दूर कर देंगे। 60 महीने हो गया, फिर 60 महीने ले लिया। अब बताओ ना, आप बताओ, गरीबी दूर हुई? गरीब और गरीब, और अपने 10 साल सरकार हो गई ना। अब की 10 साल बाद अगर वोट मांगने आना था तो कर्म के नाम पे वोट मांगते ना, और धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। बताइए, गलत बात है कि नहीं? धर्म तो दिल में होता है ना, तो धर्म के नाम पर राजनीति क्यों होनी चाहिए? तो 10 साल हो गया तो बताइए, हिसाब लेंगे कि नहीं कि आपके बच्चों की नौकरी अगर अग्निवीर कर दी तो 22 साल में हमारे घर का बेटा बेटी रिटायर, 74 साल में फलाने कर एक मौका और दे दो। काहे रे भाई, आपको काहे नहीं रिटायर किया जाए? अब इतनी उम्र हो गई, आपने इतना देश की सेवा किया कि 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे इतना पहुंचा दिया कि अगले 5 साल तक 5 किलो अनाज देने की घोषणा करनी पड़ी कि नहीं? आपको पता है ना, 5 किलो अनाज। अगर कोई अमीर होता तो 5 किलो अनाज देने की जरूरत पड़ती? इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं ना भाई। तो कौन विकास किया आपने? आप बोले थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार हमारी सरकार, तो महंगाई खत्म। पेट्रोल 35 रुपया लीटर मिलेगा, बताइए कितना रुपया मीटर मिल रहा है? 70 साल में इस देश में पेट्रोल 70 रुपया पहुंचा था, और 10 साल में 30 रुपया बढ़ाकर 100 रुपया पहुंचाने वाली सरकार कौन है? भाजपा की सरकार। बताइए, गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं? महंगाई बढ़ी कि नहीं? चीनी का दाम बढ़ा, पेट्रोल का दाम बढ़ा, डीजल का दाम बढ़ा, राशन का दाम बढ़ा, सरसों के तेल का दाम बढ़ा, घटा क्या? आपकी आमदनी। बताइए, गलत कर रहा हूं सही? आमदनी घटी और खर्चा
तो जब आमदनी घट गई तो ऐसी सरकार को हाथ जोड़ेंगे कि नहीं कि रे भाई अब बहुत हो गया। हाँ, गौ माता भी है। देखिए कितने समझदार लोग, मैं नया क्या बताऊं। अब है ना, गौ माता नहीं पिता समस्या है। अब देखिए वही कह रहे थे, कहा था उन्होंने उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में, 22 के चुनाव में कहा हमका अगर वोट दे दी हो तो हम इन साड़न का इंतजाम कर दे। और आप भी वोट दे दिए, हम ही लोग दिए ना भाई। हम तो कहेंगे ना भाई सरकार बन गई तो वोटवा दिए ना। साड़ नहीं, साड़ कहाँ गया चाचा बताओ ना, गलत नहीं आप बताओ, साड़ कहाँ है? गांव में है। तो साड़ अगर गांव में है तो नेता अगर गांव में आएगा तब क्या होगा? नहीं, जाने दीजिए, अब उस पर नहीं बोला जाए। माता हमारी है, किसी और की नहीं है। ये गांव के खेती किसानी करने वाले लोग गाय भैंस को बहुत पहले से पूजते हैं और पूजते हैं। हम आपसे क्या निवेदन करने आए, किसानों का जीवन जो बर्बाद किया उसको वोट देना चाहिए। हम तो यही कहने आए ना, अगर नौजवानों का जीवन जो बर्बाद किया उसको फिर से सरकार में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना। यही हम आपकी बात कहने आए। और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहे, हम तो पढ़ाते थे, और हम जब पढ़ाते थे तो पता चला वहां सब आरएसएस का आदमी भर दिया, अपनी विचारधारा वाला। ये बताइए कि जो उनकी विचारधारा का नहीं है वो क्या प्रोफेसर नहीं बनेगा? वो अपना नौकरी नहीं पाइएगा? वो आरक्षण नहीं है उसको चाहिए, उसको समाज में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, उसको सबका, राजा का मतलब होता है सबका। जिस तुलसीदास का इतना मानते हैं उनका एक चौपाई है कितनी अच्छी, उनको धर्म व भगवान से मतलब नहीं, उनको राजनीति से मतलब है। वरना उन्होंने लिखा कि मुखिया मुख सो चाहिए, पुराने लोग पढ़े लिखे हैं सब जानते होंगे, मुखिया मुख सो चाहिए और खान पान सो एक, और पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुंह की तरह। पूरे शरीर में अनाज किसको मिलता है? मुंह को मिलता है। लेकिन पैर को भी अगर ऊर्जा चाहिए, अनाज की ताकत चाहिए, तो मुख की जिम्मेदारी है कि पैर को भी उतना अनाज दे। मुखिया और राजा ऐसा होना चाहिए कि जिसको जितना चाहिए उसको उतना दे। अगर ये लूट करके पूरा पैसा अपने उद्योगपति दोस्तों को दे और बाकी जनता गरीबी में मरे, तो बताओ ऐसे मुखिया को बदल देना चाहिए कि नहीं बदल देना चाहिए? यही ना हम आपसे पूछने आए हैं। अगर आपको गरीब की चिंता नहीं है तो इस देश का गरीब आपको वोट देगा क्या? अगर आपको इस देश के किसानों की चिंता नहीं है, आप लोग गांव के लोग हो, बताओ जब दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे थे तो उन पर गोली चलाई गई कि नहीं चलाई गई? 750 किसान शहीद हुए। बताइए उन किसानों की शहादत का बदला लेना पड़ेगा कि नहीं? जब किसान परेशान, नौजवान परेशान, महंगाई से हर एक व्यक्ति परेशान, घर में कमाई कम हो गई, खेत में सिंचाई कम हो गई, बेटा बेटी की पढ़ाई महंगी हो गई और आपकी दवाई खत्म हो गई, तो बताओ आप ऐसी सरकार को बदल दोगे कि नहीं बदलोगे? यही तो हम आपसे कहने आए हैं। तो अगर सरकार नहीं बदले तो फिर आगे जो होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम ही ना होंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के बड़े नेता हुआ करते थे। वो क्या कहते थे कि अगर रोटी को पलटा न जाए तो रोटी जल जाती है। तो चुनाव में रोटी पलटने के लिए हर 5 साल पे मौका मिलता है। अगर उस 5 साल के मौके को चूक गए तो बताओ ये हमारे बच्चों के भविष्य की रोटी जल जाएगी कि नहीं जलेगी? हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि जब रोटी पलटने का वक्त था तो चचा आप किस नाम पे वोट दिए? तो कहोगे कि धर्म के नाम पे वोट दिए। तो बच्चा क्या कहेगा कि हमारा भविष्य? अगर वो बच्चा आपसे 25 साल 20 साल बाद पूछेगा कि जब संविधान बदला जा रहा था, जब वहां का नेता, यही अयोध्या बगल में है ना, वहां का नेता खड़ा होकर बोला कि हमको 400 सीट चाहिए क्योंकि हमको देश का संविधान बदलना है, तो बताओ उस संविधान बदलने वाले को वोट अगर दे दिया तो हमारा 20 साल बाद 25 साल बाद हमारा बेटा बेटी हमसे पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि जब संविधान बदलने के नाम पर वोट मांगा जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? 5 किलो अनाज पर वोट दे रहे थे। ये तो सवाल पूछेगा ना भाई। अरे इस खेती किसानी में इतना इस देश का किसान पैदा कर लेता था कि 50 किलो अनाज बेच करके अपने बेटा बेटी को पढ़ाता था। उसको अनाज भीख में नहीं चाहिए। लेकिन एक बात और है, वो अनाज भी किसका है? कोई अपने फूफा के घर से लेके आया है क्या? वो नहीं ना लेके आया ना, हमारा पैदा किया, हमारे से ही खरीदा और हम ही को वापस में मुफ्त में बेच रहे हैं। एक छोटा सा कहानी सुना दे, अभी आ रहे होंगे नरेश उत्तम पटेल जी, हम लोग उन्हीं के लिए हाथ जोड़ने आए हैं। तब तक अभी आगे निकलेंगे और हम अगले 2-4 मिनट में एक बात कह के फिर आगे निकल जाएंगे। फिर तब तक हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाएं। एक बात बताइए, एक वो किस्सा है गांव के लोगों, इसको समझिएगा। और हमारा निवेदन एक समझ रहे हैं, आप लोग तो जागरूक हैं इसलिए यहां बैठे हैं।
तो आज जब ये नरेश उत्तम पटेल जी अपना निवेदन करके जाएंगे कि सरकार बदल दो, रोटी पलट दो, तो आप उनको वोट तो देंगे, इतना तो हमें पता है। लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी इतने नहीं है, हमें वोट डलवाना भी है और 4 जून तक उस वोट की हिफाजत और रक्षा भी करनी है। बताइए सही कह रहा हूं कि नहीं?